अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एएसएफ एक्ट 1975 हम कर रहे थे और इसके 3 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। अब आपने इसमें जितने भी हाईलाइटेड या कलर्ड टेक्स्ट है उसको आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा और आप इसको फास्टली रीड कर सकते हैं क्योंकि मेन पॉइंट्स हैं और कनेक्टेड हैं। अमूमन जो लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं और उनको पढ़ना, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 7A, सेक्शन 7 है हमारे पास। बेसिकली ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पार्ट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। पाकिस्तान एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का। उस पर कौन सब्जेक्ट हो रहा है जी? ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। जब ऑफिसर्स एंड मेंबर्स की बात हो, कल हमने पढ़ा था कि ऑफिसर्स एंड मेंबर्स की जब भी बात होगी तो इसका मतलब होगा वो एएसएफ वालों की बात हो रही है। ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स, उनके ऑफिसर्स की बात हो रही है कि वो उन्हें फॉलो करना है। कौन सा एक्ट? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स, फोर्स का मतलब क्या था? एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, यानी कि ये लोग जो हैं एएसएफ वाले, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को फॉलो करने के पाबंद हैं। बेसिकली ये इसका मतलब है। सबसेक्शन 2 है कि जो डीजी है, ठीक है, जो हेड होता है एएसएफ वालों का, डीजी इम्पावर्ड, उसके पास इतने अख्तियारात हैं। किसने दिए? इस एक्ट ने। ये एक्ट डीजी को इम्पावर करता है कि वो कभी भी कोई कोर्ट मार्शल लगा सकता है। यानी कि एक बंदा, कोई इसका मेंबर है, कोई एडी है, कोई इंस्पेक्टर है फॉर एग्जांपल, वो इसको वायलेट करता है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट को वायलेट करता है, तो डीजी के पास अख्तियारात हैं कि वो कोर्ट मार्शल लगा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये डीजी के अख्तियारात हैं इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 3 कहता है फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो ऑर्डर कर सके, डिसाइड कर सके विच अथॉरिटी विल हैव द पावर टू आर ड्यूटी। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, असल अख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। नीचे भी बात आएगी, असल अख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरह हमारे 1973 का एक्ट है या उससे पहले जो भी एक्ट थे, तो उसके मुताबिक होते हैं कि तमाम अख्तियारात अल्लाह ताला के, और उसके अंडर चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो गवर्नर था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के पास अभी अख्तियारात हैं, वो उसकी हाकिमियत में रह के काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो अख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के पास आए, फेडरल गवर्नमेंट के पास अब अख्तियारात हैं, वो किसी को भी डेलीगेट कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर्स टू डिसाइड विच अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर्स होंगी, जो ड्यूटी परफॉर्म करेगी फंक्शन ऑफ दिस एक्ट, तो किसी को भी दे सकती है। वो डीजी को दे सकती है, वो डिप्टी डीजी को दे सकती है, वो डायरेक्टर्स को अख्तियार दे सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार हैं। ये सबसेक्शन 4 मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है, नो मैटर व्हाट एनी अदर लॉ सेज, कोई भी लॉ कुछ भी कहता है, ओनली द अथॉरिटीज मेंशन इन सबसेक्शन 1 एंड 2, जो सबसेक्शन 1 एंड 2 है ऑफ 7F का, कैन चेंज और रिव्यू एनी डिसीजन। 7F के सबसेक्शन 1 और 2 कहता है उसमें जो भी अथॉरिटीज मेंशन है वो किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकती हैं, मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ऑल अदर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटी हैव नो पावर्स टू डू सो। 7B, कंसिक्वेंस ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट बातें आ गई, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 7B कहता है कंसिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कोई मेंबर है, ऑफिसर है, उसको सजा दी जाती है, और सजा कितनी दी जा रही है? 90 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, नॉट लेस देन 90 डेज। 90 डेज। उसने कोई कोई जुर्म किया है, कोई भी क्राइम किया है, कोई लॉ को वायलेट किया है, किसी ऑफिसर ने या मेंबर ने, उसको सेंटेंस हो गई जो कि 90 डेज से ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो गया फोर्स से, ऑटोमेटिकली। अगर 90 डेज से कम उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, उसको जेल होती है 90 डेज से कम, तो जरूरी नहीं है कि वो डिसमिस होगा। अगर डिसमिस किया जाएगा तो डिसमिस होगा, अदरवाइज वो डिसमिस नहीं है, उसको सैलरी मिलेगी।
हाँ, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल गई है, 1 महीने के उसको कैद हो गई है, 2 महीने की कैद हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गई है। अब हाँ, ऐसा हो सकता है उसको डिसमिस भी कर दिया और 2 महीने की इम्प्रिजन भी हो गया, तो वो एक अलग बात है। वंस अगेन कि एक ऑफिसर है, मेंबर है, उसको 90 डेज या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा, ये 7B कहता है। 7C क्या कहता है? 7C कहता है, इसको ध्यान से समझें, कि एक ऑफिसर है, ठीक है, वो मिसकंडक्ट करता है, कोई केयरलेसनेस करता है, रिमिसनेस या नेग्लिजेंस करता है अपनी ड्यूटीज में, ठीक है, बेपरवाही करता है, तो एनी ऑफिसर शैल बी competent to suspend the prescribed manner a member of the force working under him। मिसाल के तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर होता है डिप्टी डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो डिप्टी डायरेक्टर उसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। कोई इंस्पेक्टर अगर मिसकंडक्ट करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर उसको सस्पेंड कर सकता है, ये बात की गई है। प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब देखें, एक इम्प्रिजनमेंट है शॉर्टर देन 90 डेज, 90 डेज से कम इम्प्रिजनमेंट हुई है किसी को, और वो डिसमिस भी हो गया, जो बात मैंने ऊपर की थी, ठीक है, उसको डिसमिस भी किया गया है और 1 महीने की 2 महीने की जेल भी हो गई है, इम्प्रिजनमेंट भी हो गई है, तो उसको कहां पर इम्प्रिजन किया जाएगा? नियरेस्ट इम्प्रिजन में। उसको इम्प्रिजन कहाँ किया जाएगा? नियरेस्ट प्रिजन में। नियरेस्ट जो भी जेल बनाई होती है करीबी, उस जेल में उसको रखा जाएगा। 90 डेज से कम है और डिसमिस है, लेकिन अगर वो 90 डेज से कम है बट नॉट डिसमिस्ड, फिर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको क्वार्टर गार्ड कर दिया जाएगा, जिसको नजरबंद कहते हैं। उसको एक क्वार्टर दे दिया जाएगा, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता, उसका खाना पीना वहां पहुंचाएंगे, सब कुछ। ये होता है जनाब। वंस अगेन एक पर्सन है, उसको 90 डेज से कम सजा हुई है, 90 डेज से, अब 90 डेज से कम सजा हो तो दो ऑप्शन होते हैं, उसको हो सकता है डिसमिस किया है या डिसमिस नहीं किया, वो ऑटोमेटिक तो डिसमिस नहीं होगा। लेकिन अगर उसको डिसमिस भी कर दिया गया है तो जेल भिजवाएंगे, अगर डिसमिस नहीं किया गया तो क्वार्टर गार्ड करेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है 7E। 7E कहता है कैप्चर ऑफ डेजर्टर। डेजर्टर कहते हैं बागी को, जिसने हुक्म नहीं माना, जो भाग गया है, फरार हो गया। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेनिंग के बाद घर गया, घर जाके फिर वापस ही नहीं आया, गायब हो गया, उसके साथ क्या करेंगे? ठीक है, या फिर वो वैसे ही भाग गया है, ठीक है, पता लगा जनाब अनीस जो है वो रात तो मतलब सोया था सब मेंबर्स के साथ, और अगले दिन वो गायब है, उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ गया है, तो चुप करके निकल गया है वो। तो उसके साथ क्या करेंगे? वेन एवर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एक्ट डेजर्ट, उसने, ठीक है, बगावत की है, उसने धोखा दिया है, लॉज को वायलेट किया है, ठीक है, विदाउट परमिशन छुट्टियों पे चला गया है, या छुट्टियों पे गया था उसके बाद कोई खबर ही नहीं है, तो क्या करेगा? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा सिविल अथॉरिटीज को, सिविल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। वो पुलिस को, रेलिवेंट जो मतलब इलाके की पुलिस होगी उसको बताएगा, या असिस्टेंट कमिश्नर को भी बता सकता है, सिविल अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करेगा, डीएसपी को बताएगा कि ठीक है, और उसको वो क्या करेंगे? उसको गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार कैसे करेंगे? उसका वारंट निकला होगा, ठीक है। बेसिकली चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वो पहुंचाएगा सिविल अथॉरिटीज को, सिविल अथॉरिटीज उसके अप्रीहेंशन के वारंट निकालेंगे, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी भी तरह से। अब ये तो था सिविल अथॉरिटीज का, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसको बाकायदा ऑर्डर निकलवाए थे, वारंट निकलवाए थे। लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर है, उसको पता लग जाता है एक डेजर्टर है, एब्सेंटीज है, विदाउट लीव्स, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा जनाब डेजर्टर है, एब्सेंटी है, तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। उसके पास वारंट भी नहीं है पुलिस ऑफिसर के पास, देखें अख्तियार देखें पुलिस ऑफिसर के, तो वो विदाउट वारंट भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। 7E का सब सेक्शन 2 है, इंपॉर्टेंट है।
7F कहता है अपील एंड रिवीजन। अपील एंड रिवीजन मीन, देखें एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, आखिर उसको हक तो होगा ना अपनी सफाई पेश करने का, तो वो नंबर वन किसके ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तार होगा और वो किसको अपील करेगा कि जनाब मेरी बख्शी की जाए, मुझे माफी दी जाए, किसको अपील करेगा? देखें, गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने निकाले थे? इन ऑल केसेस डिसाइडेड बाय डायरेक्टर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड आर एनी अदर ऑफिसर अ पर्सन एग्रीव्ड। उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकले हैं 30 डेज, जब भी निकले हैं उसके विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर अपील टू ऑफिसर हायर देन वन अवॉर्डिंग द पनिशमेंट। उसको जिसने भी पनिशमेंट दी है उससे ऊपर वाले ऑफिसर को वो अपील करेगा कि भाई मेहरबानी की जाए। मिसाल के तौर पे उसके ऑर्डर्स निकाले हैं डायरेक्टर ने गिरफ्तारी के, तो वो किसको अपील करेगा? डीजी को करेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि डीजी ने अगर उसके ऑर्डर्स निकाल दिए हैं डीजी ने, तो वो किसको अपील करेगा? भाई विद इन 30 डेज अप्लाई टू फेडरल गवर्नमेंट। ये ऊपर वाली ही बात है, ठीक है, इसने बस सब सेक्शन बनाने की तकलीफ की है। 7G कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स, फेडरल गवर्नमेंट, अब दो बंदे हैं जिनके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, नंबर वन फेडरल गवर्नमेंट, नंबर दो डीजी। फेडरल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? डिप्टी डीजी को, कोऑर्डिनेशन को, डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, इनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जबकि डीजी किसको अपॉइंट करेगा? इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, सर्जेंट्स, कॉर्पोरल्स वगैरह वगैरह। मीन जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो गजेटेड ऑफिसर्स है फेडरल गवर्नमेंट की जब अपॉइंटिंग आते हैं ना लेटर्स, तो उस पर सेक्रेटरी के साइन होते हैं बेसिकली, तो वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। जबकि डीजी ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं करता, ऑफिशियल्स को करेगा, 16 स्केल से नीचे वालों को डीजी अपॉइंट करता है। चैप्टर 5 है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब एक बंदे ने को गलती तो की है, लॉ वायलेट किया है, लेकिन देखा जाएगा कि हो सकता है उसने लॉ वायलेट किया है वो इन गुड फेथ किया है, भले के लिए किया है। मिसाल के तौर पे जो उनकी वैन है उसको लैंडिंग एरिया में लेकर आने की इजाजत नहीं है किसी खास टाइम पर, लेकिन वो ले आते हैं जब डिपार्चर के टाइम, वो कहते हैं भाई सिक्योरिटी इशू है, लॉ वायलेट किया है लेकिन इन गुड फेथ किया है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, जो भी टेक्निकल इशू की वजह से उन्होंने प्लेन को रोक लिया। अगर इन गुड फेथ किया है तो उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय फेडरल गवर्नमेंट। वंस अगेन जो मैंने ऊपर बात की थी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं और वो डेलीगेट करती है। डेलीगेट का मतलब है डिलीवर कर देना, नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर कर देना, डेलीगेट टू, ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने अख्तियारात किसको दे देती है? डीजी को दे देती है, एक्सेप्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अलावा बाकी जितने भी अख्तियारात है वो डीजी को दिए गए हैं, दे सकती है, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट, गजट ये कॉमन बात है, नोटिफिकेशन भी करेगी, ऑफिशियल गजट में भी लिखेगी, तो आप कनेक्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट करती है ऑल एनी ऑफिस पावर्स अंडर दिस एक्ट टू द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट कर देगी एक्सेप्ट दोज अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अलावा जितने भी अख्तियार हैं फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है डीजी को। क्या कर दिए हैं आप यूं समझे। अब आगे डीजी ने तो सारे काम नहीं करने, डीजी भी आगे डेलीगेट करेगा। डीजी किसको डेलीगेट करेगा? टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम। उसके कुछ अख्तियार डिप्टी डायरेक्टर को जाएंगे, कुछ डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, इंस्पेक्टर्स को, इस तरह डेलीगेट हो जाएंगे। सेक्शन 11 ये वो सेक्शन है जो डीजी को डेलीगेट नहीं किया जाता पावर। क्या पावर? टू मेक रूल्स। डीजी रूल नहीं बना सकता, फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी कि क्या किस ऑफिसर के क्या पावर्स हैं, क्या अख्तियारात हैं, क्या फंक्शन है, उनकी क्लासेस क्या होंगी, ग्रेड्स क्या होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको अलाउंसेस कौन से मिलने हैं, ये सारे अख्तियारात सेक्शन 11 में। पावर टू मेक रेगुलेशंस, हाँ रेगुलेशंस जो हैं वो डीजी बना सकता है।
ठीक है, रूल कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड रूल्स फॉर कैरिंग, रूल्स बना सकता है भाई इस एक्ट को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, वो डीजी बना सकता है। रिपील द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस, इसको छोड़ दें। 13 हो गए जी सेक्शन, ठीक है, 12 भी समझ लें। और उसके बाद स्केजुअल्स हैं। फर्स्ट स्केजुअल ये वो है एफर्मेशन कि हाँ भाई मैं कसम खाता हूँ, ठीक है, इस लॉ को फॉलो करूंगा, लोगों की हिफाजत करूंगा, ईमान पे रहूंगा, वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह फिर ये उर्दू में भी है, ठीक है, मैं खुदाए ताला को हाजिर नाजिर जानकर ईमान से इकरार करता हूँ, इंशाल्लाह आप सब लोग ये एफर्मेशन लेंगे कि पाकिस्तान का सच्चे दिल से वफादार रहूंगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ईमानदारी और वफादारी से खिदमत का फर्ज बजा लाऊंगा, और हवा, खुश्की या तरी का रास्ता जहां भी जाने का हुक्म मिलेगा जाऊंगा, और जिसे मेरा अफसर मुकर्रर किया जाएगा उसके हर हुक्म की तामील करूंगा, ठीक है जी, हर हुक्म की, और पैरवी करूंगा, खा उसमें जान का खतरा क्यों ना हो। जान का लिखा है जी, ईमान का नहीं लिखा। अगर ईमान का खतरा हो फिर आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। देन जो सेकंड स्केजुअल है, ये आपने कल पढ़ा था ना, सेकंड स्केजुअल, और ये सर्टिफिकेट है। वो कहता है मिस्टर अनीस हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर मेंबर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। ये है जी कंप्लीट लॉ। ओके, अल्लाह हाफिज।